हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैमिला क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 7th लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो 6th लेक्चर कवर किया था उसमें हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी। 5th और 6th लेक्चर में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। हमारा जो विद्युत क्षेत्र का टॉपिक है, बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो प्लीज आप लोग बेटा सभी बच्चे एकदम ध्यान से आप लोगों को ये टॉपिक को देखना है, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन हम लोग आज करने वाले हैं, 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज हम लोग करने वाले हैं, वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करो, अगर नीट की बात करो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को पूरा जो है नीट में पूछे जा सकते हैं। तो एकदम ध्यान से आज की क्लास को देखना है गाइस। तो जल्दी से फटाफट से जो बच्चे आ चुके हैं इस क्लास की लिंक को तुरंत अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो। सारे बच्चों को बुला लो, क्विकली हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं बेटा, जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत इस लिंक को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो हम क्विकली स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो गाइस, आप लोगों ने अभी तक के विद्युत आवेश के कारण क्षेत्र जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि कहीं पर एक बिंदु आवेश के कारण, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा था। विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन रही थी। जो काल्पनिक रेखाएं होती है उनकी दिशा हम लोग देख रहे थे। दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी आप लोगों को दिशा फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 2 आवेशों को अगर हम पास ले आते हैं तब उनके कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से बनता है। तो हम लोगों ने समान प्रकार के आवेश और विपरीत प्रकार के आवेशों के बारे में देखा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहां पर विपरीत प्रकार के आवेशों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, विपरीत प्रकार के आवेशों को लेकर के चलेंगे। तो ये जो द्विध्रुव शब्द का मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि 2 ध्रुव, कितने ध्रुव? 2 ध्रुव, एक धन और एक ऋण, एक धन और एक ऋण। ठीक है, तो एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश के कॉम्बिनेशन को हम लोग यहां पर लेकर के चलने वाले हैं। और आज का पूरा क्लास जो है इसी पर बेस्ड होने वाला है। आप लोग यहां पर डायग्राम में देख सकते हो कि यहां पर ये देखो, एक जो है ऋण आवेश है और एक जो है धन आवेश है। दोनों के परिमाण समान होंगे, उनके बीच की कुछ दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उस पर बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट होगा। और आप लोगों को यहाँ पर मतलब 2 कंडीशन दिए गए हैं। ये 2 कंडीशन की जो इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इसी से रिलेटेड डेरिवेशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं सारे नाम जो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज का हमारे यहाँ टॉपिक द्विध्रुव। ठीक है, बेसिक इसका परिभाषा होगा, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होगी कि होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इन द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसके 2 केस होंगे। एक होगा अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति। तो इसके बारे में देखेंगे। किसी भी नाम से आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेगा, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो, और नीट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर तो बिल्कुल सिचुएशन दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो पहले तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को मतलब थ्योरिक फॉर्मेट में जो है हम लोग पहले सबको 1 बाय 1 समझ लेते हैं, देन हम लोग जो है डेरिवेशन पर जाएंगे। ठीक, तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव मतलब कि 2 ध्रुव, कितने ध्रुव? 2 ध्रुव। तो इन दोनों ध्रुवों में हम लोग क्या लेंगे? एक ध्रुव लेंगे। ध्रुव का मतलब होता है किनारा। जैसे कि पृथ्वी का अर्थ का भी ध्रुव है ना, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 ध्रुव है। 2 ध्रुव है जिसमें से एक जो है वो क्या होगा? ऋण। इसका परिमाण जो है Q होगा, एक आवेश, और एक होगा धन, इसका परिमाण भी क्या होगा?
क्यों ही होगा, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है, द्विध्रुव बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और देखो सीधी सी बात है, अगर यहां पर ये जो है मतलब कि एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में आकर्षण होगा और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग याद करो, जब मैं आप लोगों को कूलाम का नियम दिखाई थी, कूलाम का नियम पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक चित्र दिखाया था जिसमें एक चालक गोला दूसरे चालक गोले को आकर्षण बल के कारण एक अपनी तरफ खींच रहा है। खींचने की वजह से क्या हो जाएगी, फाइनली उनकी दूरी बहुत ज्यादा कम हो जा रही थी और बिल्कुल एकदम पास पास वो लोग आकर के चिपक जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो दूरी होती है ये न्यूनतम दूरी होती है, ये कंपलसरी है न्यूनतम दूरी होना, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे, जब दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर हो। क्या बोला मैंने, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर हो तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है तो ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब ये विद्युत द्विध्रुव कहला गया, ठीक है, ये तो द्विध्रुव हो गया, इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया। पर इसमें यहां पर देखना ये है कि इन दोनों के न्यूनतम दूरी के जो बीच है इसको हम लोग केंद्र बिंदु मानते हैं। केंद्र को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, केंद्र को हम लोग क्या करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये आगे आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी ये क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और यहां पर भी ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया द्विध्रुव, तो मैंने बता दिया इनकी दूरी भी बहुत अल्प है, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पे है, और इनके आवेश का जो परिमाण है वो आवेश का परिमाण क्या है, बराबर है। तो ये कहलाया आपका द्विध्रुव। अब द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, तो आघूर्ण का मतलब क्या होता है, आघूर्ण का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब एक हम लोग आघूर्ण जो है एक प्रकार की भौतिक राशि है, ठीक है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। इसको हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं स्मॉल p अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर में एरो लगा के प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसको है ये मैं आप लोगों को समझा देती हूं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते मतलब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये कहलाता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण आपके इन द्विध्रुवों के कारण जो है उत्पन्न होता है, द्विध्रुवों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये किसी एक आवेश का अगर हम लोग परिमाण ले लिए, ठीक है, क्या कर लिए, किसी एक आवेश का अगर हम लोग परिमाण ले लिए और उसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, जो उसके बीच की जो दूरी है ना, ये जो 2a, ठीक है, ये हमारा यहां पर क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, p अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर में सदिश लगाते हैं। यहां पर ये जो इनके बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी का जो विस्थापन है ये यहां पर सदिश राशि होगा, ठीक है, क्योंकि आवेश तो अदिश राशि है, पर इन दोनों में से कोई एक सदिश राशि होना चाहिए, तभी तो हम लोगों को यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि के रूप में प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। कैसे मिलता है, इन दो मतलब इन विद्युत द्विध्रुवों के किसी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों द्विध्रुवों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है इनका जो गुणनफल होता है वो आप लोगों का क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों ध्रुवों के कारण, मतलब एक ध्रुव है धनात्मक एक ऋणात्मक है, कॉर्नर को कहते हैं हम लोग ध्रुव, है ना, कॉर्नर को कहते हैं हम लोग ध्रुव। तो यहां पर इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ये आप लोग लिख सकते हो कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो होती है ऋण से धन की तरफ। किधर होती है, ऋण से धन की तरफ। तो अभी तक आप लोग जितनी भी चीजें देखे हो उन सब की दिशा आप लोगों ने हमेशा धन से ऋण की तरफ देखा था। किधर देखा था, धन से ऋण की तरफ देखा था। परंतु यहां पर क्या होगा, ऋण से धन की तरफ होगा, मतलब कि ये आपके जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धन से ऋण की तरफ होगी, ठीक है, धन से ऋण की तरफ होगी। नॉर्मल अगर कोई द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसा हो गया, विपरीत हो गया, है ना, विपरीत हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लिख सकते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब होगा क्या, ये दोनों समान परिमाण के जो विपरीत आवेश है ये अपना एक प्रभाव क्षेत्र क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहां पर एक बार द्विध्रुव हम फिर से बना लेते हैं, ये आप लोगों का क्या है, ये माइनस और ये प्लस, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। समान परिमाण के जो विपरीत आवेश है ये क्या करेंगे, बहुत ही न्यूनतम दूरी पर है। देखो है तो इसकी दूरी एकदम न्यूनतम, रियल में एकदम चिपका हुआ ही रहता है, ये देखो इतनी दूरी रहती है। परंतु आप लोगों को समझाने के लिए हमको इसको थोड़ा डिस्टेंस में क्रिएट करके बना के दिखाना पड़ता है, ताकि इनके बीच का जो कैलकुलेशन और जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हम समझा सके। नहीं तो जाहिर सी बात है विपरीत आवेश है वो क्या होगा, रियल लाइफ में तो एकदम एक दूसरे से चिपक ही जाएगा, है ना, क्योंकि आकर्षण रहेगा।
जाएगा। ठीक, तो समझना है यहाँ पर और रियल लाइफ में उसको इमेजिन भी करना है, इस चीज को सोचना है कि मैम विपरीत आवेश है तो न्यूनतम दूरी तो इतनी भी नहीं हो सकती जितनी यहाँ पर चित्र में दी हुई है। न्यूनतम दूरी मतलब एकदम वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और दोनों के केंद्र बिंदु से जो दूरी होगी वो एकदम छोटी सी दूरी होगी। ठीक है, छोटी सी दूरी होगी जिसको हम लोग 2a से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देख ये रहे हैं कि क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश है, तो इनका क्या उत्पन्न होगा, प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये जो प्रभाव क्षेत्र है इनका, जहां पर ये बल का अनुभव कर पाएगा वही क्या कहलाएगा, इसका इन द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई इनका भी विद्युत क्षेत्र होगा, लगभग मान लो कि इस एरिया तक के क्या है, इनका प्रभाव क्षेत्र है। जहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी आवेश को लेकर के आते हैं तो वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, इस द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत क्षेत्र में हम लोग अलग अलग स्थिति में किसी बिंदु आवेश को पास में लेकर के आते हैं। ठीक है, किसी बिंदु आवेश को पास में लेकर के आते हैं और इनका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने m बिंदु लिया, मान लो कि यहां पर मैंने m डैश बिंदु लिया। ठीक है, तो मान लो कि इनके प्रभाव क्षेत्र में मैं किसी और बिंदु आवेश को यहां पर m बिंदु पर लेकर के आई, किसी बिंदु आवेश को मैं यहां पर m बिंदु पर लेकर के आई। ठीक है, तो यहां पर इस बिंदु पर ये जो बिंदु है वो कहां पर है, देखो इस तरीके से इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है। अक्ष किसको बोलते हैं हम लोग, एक्स और वाई अक्ष आप लोग पढ़े ही होंगे गणित में, है कि नहीं, बायो वाले बच्चे भी पढ़े होंगे 10वीं तक, एक्स और वाई अक्ष। ठीक है, तो जब एक्स अक्ष पर जब रहता है तो उसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। और इस एक्स अक्ष पर इस एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु आवेश को हम लोग यहां पर लेकर के आते हैं और इसके लिए फिर उस बिंदु आवेश पर कितना प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब उस बिंदु पर मतलब विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण कितना उत्पन्न होता है, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से मान लो कि इसके केंद्र बिंदु से 90 अंश के कोण पर इस तरीके से, मतलब कि y अक्ष पर, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु आवेश यहाँ पर m डैश बिंदु पर मैं कोई बिंदु आवेश लेकर के आती हूं इन दोनों द्विध्रुवों के प्रभाव क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति होती है तब हम लोग जब इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, एक एक करके 1 बाय 1 और हम लोग इसके डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर और बताना ऐड करना चाहूंगी, एक चीज क्या ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुल आवेश देखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर कुल आवेश जो है वो शून्य हो जा रहा है क्योंकि समान परिमाण के विपरीत आवेश है। अगर परिमाण समान नहीं होता तो यहां पर नेट आवेश जो है वो 0 नहीं होता, परंतु यहां पर समान परिमाण के विपरीत आवेश है इसीलिए यहां पर नेट आवेश जो है वो 0 होता है। परंतु नेट आवेश 0 होने के बावजूद यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। क्यों उपस्थित रहेगा, क्योंकि भाई मतलब कि भले परिमाण में विद्युत आवेश जो है उनका परिमाण जो है वो तो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, परंतु इनका प्रभाव क्षेत्र तो रहेगा। अब आप लोगों ने देखा था, कहां पर देखा था, जब आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स देखे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा था इस तरीके से हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र बनाते हैं तो धन से निकल करके ऋण की तरफ जाती है। ठीक है, और धन से निकल कर क्या जाती है, ऋण की तरफ जाती है। और धनात्मक आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती है कि नहीं। और ऋणात्मक आवेश में क्या होती है, ऋणात्मक आवेश में अंदर की तरफ आती है। इस तरीके से अगर मैं बल रेखाएं बनाऊं तो ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो बल रेखाएं हैं है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यही क्या उत्पन्न करती है, इनका प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करती है। पास में रहेगी तो प्रभाव क्षेत्र स्ट्रांग रहेगा और दूर जाएंगी तो इसका प्रभाव क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो कम होते जाएगा, है ना, उसकी ताकत कम होते जाएगी तो विद्युत क्षेत्र भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग बेसिक थ्योरी पढ़ चुके हैं। जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं 3 चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो भाई सबसे पहले एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आप लोग फटाफट से नोट कर लेना। आई थिंक मैं लिखा हुआ लेकर के आई हूं, बिल्कुल लेकर आई हूं। ठीक है, तो यहाँ पर द्विध्रुव मैंने अभी समझाया है, एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जगह जगह आप लोगों को काम आने वाली है। ठीक है, 2 समान परिमाण के,
है ना, विपरीत आवेश, समान परिमाण के विपरीत आवेश, है ना, एक दूसरे से क्या न्यूनतम दूरी या फिर बहुत ही अल्प दूरी पर अगर रखे हो, न्यूनतम दूरी, है ना, ये न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, 2a लेते हैं, ठीक है। केंद्र से ये केंद्र बिंदु है, तो इस केंद्र से इस धन आवेश की दूरी a और इस केंद्र से इस ऋण आवेश की दूरी जो है a होगी, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी पर, फिर से मैं बोल रही हूं, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब न्यूनतम दूरी पर रखे हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कैसे होता है भाई, मतलब कि इन दो ध्रुवों के कारण, दो विपरीत ध्रुवों के कारण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि अगर हम इन आवेश का एक परिमाण और इनके दोनों के बीच की जो दूरी है इसका अगर हम लोग गुणा कर दे तो यहां पर हमें द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये जो है सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि के रूप में कैसे पता चलती है ये, जब हम लोग दूरी की दिशा यहां पर देखते हैं, तो यहाँ पे अगर सदिश राशि है तो इस तरीके से हम लोग इसको सदिश रूप में व्यक्त कर लेते हैं, और Q जो है आवेश जो है वो अदिश राशि हो गई, और यहाँ पर जो दूरी होगी वो क्या होगी, दूरी की जो है दिशा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि हो जाती है। और यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, ऋण से धन की तरफ, किधर होती है, ऋण से धन की तरफ, जबकि इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, मान लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन से ऋण की तरफ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल समझ गए, बस इतना ही है। इसका जल्दी से डेफिनेशन नोट कर लो फटाफट से, जो मैंने समझाया वही बोल रहा है। दो आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत अल्प है, दोनों आवेश विपरीत प्रकार के तथा बराबर परिमाण में है, तो इस व्यवस्था को या फिर इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। फटाफट से नोट कर लो, द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश मतलब कि Q तथा दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, Q इंटू 2a को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक प्रकार की क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से लेकर के धन आवेश की तरफ होती है, इसीलिए यह एक सदिश राशि होती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से P से दर्शाते हैं। वेरी गुड, चलो लिख लिए बेटा, फटाफट से लिख लिए कि नहीं, जल्दी से मेरे को बताओ। ओके, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ये भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूं। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, है ना, मतलब ये जो द्विध्रुव है इसका जो प्रभाव क्षेत्र है यही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव का क्षेत्र कहलाएगा, द्विध्रुव का क्षेत्र कहलाएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, तो ये भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि नेट आवेश शून्य क्यों होता है, -Q प्लस Q बराबर 0, शून्य, इसलिए क्या हो जाता है, शून्य हो रहता है। तब भी से यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के लिए जो है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र जो है उपस्थित होगा, है ना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है उपस्थित होगा। अब शून्य क्यों होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो रहता है वह धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर बनता है, ठीक है, विपरीत आवेश से मिलकर के बनता है, इसीलिए क्या होता है, इसका परिमाण जो है, ये इसका परिमाण नेट आवेश जो है वो शून्य हो जाता है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, ठीक, तो बिल्कुल इसको समझा चुकी हूँ। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आप लोगों को यहाँ पर बताई है, किधर, धन से ऋण की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र की दो स्थितियां हैं, तो भाई दोनों स्थितियों के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऑलरेडी समझा दिया है। अक्षीय स्थिति और अनिरक्षीय स्थिति बिल्कुल आप लोग नोट कर सकते हो। अगर एक्स अक्ष में के किसी बिंदु पर अगर मान लो कि कोई बिंदु आवेश को हम लोग लेकर के आते हैं और इस द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर हम लोग अगर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं तो उसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। और अगर वाई अक्ष के किसी बिंदु पर हम लोग अगर लेकर के आते हैं इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से वाई अक्ष पर, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। 1 by 1 हम लोग दोनों के डेरिवेशंस करेंगे। तो गाइस, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बातें आप लोगों से मैं कर लेती हूँ। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों को डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल डेरिवेशन को तो आप लोग जितनी बार क्लास देखो उतनी बार लिखना चाहिए आप लोगों को। लिख के अभ्यास करने से ही आप लोगों की मतलब की क्लैरिटी जो है बढ़ेगी और प्रैक्टिस होगी आप लोगों को। और बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, ऐसा नहीं कि रफ कॉपी में लिख रहे हैं या प्रैक्टिस शीट में लिख रहे हैं तो कैसे भी करके लिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल मतलब कि साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद फिर सूत्र से स्टार्ट करना है, सारे सूत्र और समीकरण लिखते जाना है, डेरिवेशन को आगे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो स्टेप्स को अच्छे से मतलब बढ़ा करके बोर्ड एग्जाम में मतलब बढ़ाकर इन द सेंस कि हर स्टेप को एकदम क्लियर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है।
और अगर टाइम कम है तो फिर मतलब डेरिवेशन पूरा हो, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैनेज करके लिखना। अगर आप लोगों का कोई कंपटीशन एग्जाम है तो भाई वहां तो मतलब कि इसके फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो पर वहां पे हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो देखो अब द्विध्रुव तो आप लोगों को पता है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति भी आप लोगों को पता है। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कब होगी? देखो दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है क्या? वाई अक्ष। ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है। वाई अक्ष है और ये क्या है? एक्स अक्ष है। तो इस एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोगों के पास कोई बिंदु आवेश है और उसको हम लोग मान लो कि किसी बिंदु पर रखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एम बिंदु पर हम लोगों ने क्या रखा है? कोई आवेश रखा है, तो इस पर इस द्विध्रुव के कारण जो प्रभाव क्षेत्र या फिर द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र को हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना। वो क्षेत्र क्या होगा? ई होगा, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस अक्षीय स्थिति को हम लोग अंग्रेजी में एक्सियल कहते हैं, इसलिए हम लोग इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसको ई ए से भी प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन देखने के लिए मिलेगा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। ये एक्स और वाई अक्ष मैंने समझाने के लिए बनाया था, बिल्कुल इसको मैं हटा रही हूँ। आप लोग समझने के लिए जो है बिल्कुल नोट कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, चल ओके स्टार्ट करें। रेडी हो सभी? डेरिवेशंस के लिए रेडी हो सब कोई? बिल्कुल एकदम क्विकली हम यहां पर क्लास में स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करें भाई? देखते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले द्विध्रुव है, ठीक है, माना कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, समान परिमाण के विपरीत आवेश। लिख देना जब थ्योरी लिखना स्टार्ट करोगे, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 2a है। ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर बीच में एक केंद्र बिंदु लेंगे, इसको मिलाने वाली रेखा के बीच में एक केंद्र बिंदु लेंगे। तो यहाँ से केंद्र से जो धनात्मक आवेश है उसकी दूरी भी a हो जाएगी, और इस केंद्र से ऋण आवेश की दूरी भी क्या हो जाएगी? ये क्या है? केंद्र, ऋण आवेश की दूरी भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या थी? हमारे पास 2a थी। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अक्ष की स्थिति में, एक्स अक्ष की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इस द्विध्रुव से कुछ दूर पर, इस द्विध्रुव से कुछ दूर पर एम बिंदु पर, कहां पर? एम बिंदु पर एक बिंदु आवेश को हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, जो क्या रहेगी? इस द्विध्रुव के केंद्र से, इस द्विध्रुव के केंद्र से यहां पर आर दूरी पर रहेगी। क्या रहेगी? द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर रहेगी। बिल्कुल मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखना चाहिए। इस द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर, ठीक है, ये दूरी आप लोग आर ले लो। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, कहीं पर एक्स दिया होगा और ए जो है कहीं पर एल दिया होगा, तो इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जनरली आर और ए लेकर ही कंसीडर करती हूँ हमेशा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब ये हो गया। अब होगा क्या यहाँ पर? अब होगा क्या कि ये जो एम बिंदु पर जो बिंदु आवेश है उसकी इस धनात्मक आवेश से दूरी अलग होगी और इस ऋणात्मक आवेश से दूरी अलग होगी। आर दूरी जो हम लोगों ने लिया है वो इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, और दूरी भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये इस धन आवेश से इस एम बिंदु की जो दूरी होगी, इस एम बिंदु की जो दूरी होगी वो ये वाली जो आर दूरी है ना, ये वाली जो आपकी पिंक कलर से खींची हुई आर दूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं आर माइनस ए करूंगी तो क्या मेरे को धनात्मक आवेश से एम बिंदु तक की दूरी मिल जाएगी? आर माइनस ए मिलेगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आना चाहिए कि आर माइनस ए क्यों लिख रही हूं। कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए अलग से डायग्राम ड्रॉ करके मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल दूरी है वो क्या है? आर है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये दूरी मुझे निकालनी है तो क्या करूंगी? मैं इस दूरी को इस दूरी से माइनस करूंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर माइनस ए आ जाएगा। क्लियर है सभी को? आर माइनस ए कैसे आया? ठीक है, अब नीचे वाले हिस्से में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ वाली दूरी का कैसे आएगी। ये वाली माइनस आवेश जो इस एम बिंदु पर जो हम लोग बिंदु आवेश लेकर के आए हैं एक्स अक्ष पर, अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति पर जो लेकर के आए हैं, ये वाली दूरी क्या होगी? ये वाली दूरी क्या होगी? आर प्लस ए होगी। आर प्लस ए होगी क्योंकि केंद्र तक की दूरी तो कितनी है? आर है। अब ये वाली दूरी हमारे पास क्या दी हुई है? ए दी हुई है। तो क्या हो गया? जो माइनस आवेश से दूरी आर प्लस ए। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग वन बाय वन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, मतलब यहां पर इस एम बिंदु पर जो बिंदु आवेश है, इस एम बिंदु पर बिंदु आवेश पर जो प्रभाव पड़ेगा, द्विध्रुव के कारण जो प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें से एक धनात्मक आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, एक जो है ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। ठीक है,
मतलब कि उत्पन्न होगा, कहने का मतलब है उत्पन्न होगा। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये जो E प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, E प्लस जो लिखा हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं E1। E1 मतलब कि ये धनात्मक आवेश के कारण इस M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और इसकी दिशा इधर ही क्यों है, कौन बताएगा कारण कि इसकी दिशा राइट साइड में क्यों है। सवाल है मेरा आप लोगों से कि इस धनात्मक आवेश के कारण उस M बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा राइट साइड में क्यों है, कमेंट्स में लिख करके बताओ। क्लास कर रहे हो ना, देख रहे हो ना क्लासेस ध्यान से, अगर क्लासेस ध्यान से देख रहे हो तो आंसर दो, जल्दी से बताओ क्यों है भाई, राइट साइड में क्यों है। तो यहां पर भी आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट वही आएगा कि धनात्मक आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, इसलिए वहां पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग E धनात्मक करके लिखे हैं या फिर E1 करके लिखे हैं, उसकी दिशा किधर बनाई मैंने, राइट साइड में बनाई। किधर बनाई मैंने, राइट साइड में बनाई। ठीक इसी प्रकार ये जो ऋणात्मक आवेश है, तो इस ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती है, ठीक। तो यहां पर इस ऋण आवेश के प्रभाव के कारण इस बिंदु आवेश पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से लेफ्ट डायरेक्शन में बना, इसको हम लोग E2 भी मान सकते हैं, E1 और E2 मान के लिखते हैं। यहां पर ऋण चिन्ह इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है कि ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो, ठीक है। तो ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है मतलब कि इस तरीके से देखो होता है कि नहीं होता है, तो इस तरीके से होता है, इसलिए जो है यहां पर मैंने बनाकर बता दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डायग्राम में क्लियर कर दी है, ठीक है। अब हम लोगों को ये जो निकालना है, ठीक है, अगर हम लोगों को मान लो कि उस M बिंदु पर निकालना है हम लोगों को विद्युत क्षेत्र, मतलब दोनों द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र, तो करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को इस धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और जो ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसका परिणामी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, ये जो है हम लोगों को E1 एंड E2 का परिणामी। अब परिणामी कैसे निकालते हैं, तो भाई सदिश योग करते हैं, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर सदिश योग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप में अगर योग करेंगे तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा दोनों E1 और E2, ठीक है। पर हम लोगों को जो है एक्चुअल में जो विद्युत क्षेत्र जो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को परिमाण चाहिए होगा, ठीक है। तो सदिश योग तो होता है, जरूर होता है, परंतु हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिमाण निकालना है, ठीक है। तो परिमाण के रूप में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अलग अलग बुक में आप लोगों को अलग अलग दिया होगा। परिमाण के रूप में अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA बराबर E1 माइनस E2। तो कहीं कहीं पर E1 प्लस E2 और कहीं कहीं पर E1 माइनस E2 दिया होगा, तो कंफ्यूज मत होना। जहां पर E1 माइनस E2 दिया होगा मतलब यह है कि यहाँ पर परिमाण के रूप में यहाँ पर जो है योग हो रहा है और यहाँ पर सदिश योग हो रहा है। और वैसे करना तो हमको सदिश योग ही है, परंतु हम लोग परिमाण के रूप में योग इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हम लोगों को केवल विद्युत क्षेत्र के परिमाण की, मतलब कि आंकिक मान की करनी होती है, ठीक है, आंकिक मान की करनी होती है। अब E1 माइनस E2 क्यों हुआ, तो E1 माइनस E2 इसलिए हुआ क्योंकि इसका जब हम लोग परिणामी कैलकुलेट करेंगे तो E1 और E2 की दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर परिणामी के लिए क्या कर दिया, E1 माइनस E2 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का परिणामी विद्युत क्षेत्र। इसकी दिशा की भी बात करेंगे, डेरिवेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग दिशा की बात करेंगे कि जो हम लोगों का अक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण आएगा उसकी दिशा क्या होगी, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर E1 और E2 लिख लेते हैं। E1 और E2 का मान क्या होगा, कल ही आप लोग पढ़े हो, जल्दी से लिख डालो कॉपी में मेरे से पहले। E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, ठीक है। E1 और E2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मान लो कि परावैद्युतांक है तो K लिख सकते हो, नहीं है तो नहीं लिख सकते हो। हम लोग विदाउट परावैद्युतांक लेकर चलते हैं, आखिरी में भले कर देंगे, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, Q बटे, अब दूरी की बात आती है तो E1 के लिए दूरी क्या है, E1 के लिए दूरी क्या है, R माइनस A। तो यहां पर मैं क्या लूंगी, R माइनस A का वर्ग, ठीक है। कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि हम लोगों के पास विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग, यही होता है। तो Q के जगह मैंने परिमाण रख दिया कि स्मॉल q, और जो दूरी है तो यहां पर हमारे पास दूरी क्या है, इस धन आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या है, R माइनस A है, तो वो दूरी रख दी मैंने, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को E2 के लिए भी लिखना है, तो चलो जल्दी से लिख डालो भाई जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस A,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 3 इक्वेशन मिल गए, 4 इक्वेशन मिल गए, एक सदिश रूप में, एक परिमाण के रूप में, एक E1 का मान मिल गया और एक हम लोगों को E2 का मान मिल गया। अब करना क्या है, इन दोनों के मान को हम लोगों को यहाँ पर इस दूसरे वाले समीकरण में रखना है, दूसरे वाले समीकरण में रखना है, तो हम लोग को यहाँ पे अक्षीय स्थिति के लिए मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या था, R माइनस ए का वर्ग प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस ए का वर्ग। ठीक है, अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 1/R माइनस ए का वर्ग प्लस 1/R प्लस ए। अरे भाई बीज गणित है, फटाफट क्विकली स्टार्ट हो जाओ, पेन कॉपी निकालो, चलो 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 पेन कॉपी निकालो और स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। चलो चलो फोटो खींच के भेजो मेरे को, यूट्यूब पे कमेंट्स में फोटो नहीं आते इसीलिए बच जाते हो, अगर मैं सामने होती तो सबकी कॉपी चेक करती, ठीक है ना। तो मतलब फीलिंग वही लाना है कि जैसे कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, बिल्कुल मेरे साथ बैठ करके पढ़ रहे हो, ऐसी ही फीलिंग आनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से एंगेज करने की, पर साथ ही साथ भाई आप लोगों को भी पार्टिसिपेशन दिखाना है। अगर ऐसी चीजें मैं आप लोगों को देती हूँ सॉल्व करके भेजो, तो कमेंट में लिख करके भेजना है आप लोगों को, ठीक है। चलो भेजो भाई, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, जल्दी से, बीज गणित है, सॉल्व करो करते हैं, करो 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 भाई। आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करोगे मेरे को भी पढ़ाने में उतना मजा आएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा, है कि नहीं भाई, है ना, है कि नहीं। चलो वेरी गुड। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने चिन्ह तो गड़बड़ कर दिया है भाई, यहां पर ये तो आएगा क्या, ये आएगा आप लोगों का ऋण चिन्ह, कोई बात नहीं, चिन्ह को मैं बदल देती हूं यहां पर, है ना, इसको कर देती हूं मैं ऋण कर देती हूं, ये ऋण चिन्ह होगा। अब सॉल्व करो, है ना, ऋण होगा, ऋणात्मक होगा। यहां पर हम लोगों ने परिमाण के रूप में E1 माइनस E2 तो लिखा था, ठीक है, सभी को क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलो सॉल्व करते हैं, मैं भी सॉल्व करती हूँ यहाँ पर, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बटे में क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, R माइनस ए का वर्ग R प्लस ए का वर्ग, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो R प्लस ए का वर्ग माइनस R माइनस ए का वर्ग। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा बीज गणित आप लोगों को लगाना है, क्या लगाना है, A माइनस बी का होल स्क्वायर और A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सारे सूत्र आप लोगों को पता है, ये तो बहुत ज्यादा बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फटाफट से आप इसको मतलब अप्लाई करो और कट करते जाओ, यहाँ पर कट करते जाओ, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहाँ पर EA बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर हर में मतलब बटे में क्या आ जाएगा, R का वर्ग माइनस A का वर्ग और पूरे का वर्ग आएगा, अगर आप लोग इसको गुणा करके आपस में सॉल्व करोगे तो, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, R का वर्ग प्लस A का वर्ग प्लस 2RA, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण ऋण, ये हो जाएगा R का वर्ग प्लस A का वर्ग माइनस 2RA, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या है, ये पूरे का बटे है भाई, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रही हूं, यहाँ पर EA बराबर 1/4 पाई Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा R का वर्ग प्लस A का वर्ग प्लस 2RA प्लस यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने से माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, R का वर्ग माइनस A का वर्ग प्लस 2RA और बटे में क्या हो जाएगा, R का वर्ग माइनस A का वर्ग और पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या हो रहा है भाई, कुछ चीजें कट रही हैं, कुछ चीजें कट रही हैं, तो कैंसिल कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2RA प्लस 2RA जुड़ के कितना हो जाएगा, 4RA हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला यहाँ पर जो हिस्सा है, यहाँ पे जो R का वर्ग माइनस A का वर्ग जो है, ठीक है, इसका क्या होगा, तो इसका ये होगा कि यहाँ पर जो R दूरी है,
ठीक है, जो r दूरी है वो बहुत बड़ी है किससे, a से। कैसे बड़ी है, कैसे बड़ी है, तो आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हो कि इसको हम लोगों ने क्या लिया है, न्यूनतम दूरी लिया है। और मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए इसको थोड़ा जूम करके हमने बनाया है, पर रियल में क्या होता है, वो एकदम पास में ही होता है और ये दूरी एकदम छोटी सी होती है, चिपकी हुई होती है। और यहाँ से मान लो कि केंद्र से अगर मैं कोई दूरी लूं तो ये r जो होती है यहाँ पे m बिंदु की जो दूरी, ठीक है, ये r जो होती है बहुत बड़ी होती है a से। और अगर हम लोग इनका वर्ग कर दे, इनका वर्ग कर दे, तो ये ऑलरेडी बड़ी राशि है, तो बड़ी राशि का वर्ग भी बड़ा हो जाएगा। और छोटी राशि मतलब कि जैसे मैं 0.4 का अगर मैं वर्ग करती हूँ, 0.4 का अगर मैं वर्ग करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 0.16। 0.04 का वर्ग करती हूं तो और छोटी राशि मिल जाएगी। तो हम लोग छोटी राशि का अगर वर्ग करते हैं तो और छोटी राशि मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पर जो a का वर्ग है वो और छोटा हो जाएगा और कहीं ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिख लेते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a और r का वर्ग इज वेरी 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 ग्रेटर देन a का वर्ग। सो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग a का वर्ग को नेग्लेक्ट कर देंगे, a का वर्ग को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई ए क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा 4 आर ए बटे ये हो जाएगा r का वर्ग और पूरे का फिर से वर्ग मतलब r की घात 4 हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक r तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो r की घात 3 आ जाएगा। यहाँ पर ही साइड में लिख देती हूँ q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा क्या 4, इसको हम लोग लिख देते हैं 2 गुणा 2a बटे r क्यूब। अब 2 गुणा 2a क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है q इंटू 2a, है ना, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी और एक आवेश का परिमाण। तो यहाँ पर हम लोगों को वैसे ही कुछ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया और फाइनली हम लोगों को अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिल गया। क्या मिल गया हम लोगों को, विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिल गया। तो इसको मैं लिख देती हूँ, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, क्या आगे जगह है, हाँ है, बिल्कुल यहाँ पर लिख देती हूँ। विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या मिला हम लोगों को, 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। तो ये फाइनल हम लोगों को अक्षीय स्थिति के लिए जो है डेरिवेशन मिला। इसको बिल्कुल एकदम स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन सब आएंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो समानुपाती है 1 बटे r क्यूब के। ठीक है, तो नॉर्मली इससे पहले हम लोग जो विद्युत क्षेत्र देखते थे, ठीक है, इससे पहले जो हम लोग विद्युत क्षेत्र देखते थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता था वो 1 बटे r के वर्ग के समानुपाती होता था, परंतु अक्षीय स्थिति में 1 बटे r क्यूब के समानुपाती है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल विद्युत क्षेत्र है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण, और ये अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो दोनों में अंतर है, ये द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है अक्षीय में और ये नॉर्मल विद्युत क्षेत्र है, तो दोनों में अंतर है। और इससे रिलेटेड आप लोगों को ऑप्शंस आते हैं तो कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखने के लिए मिल रही है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसके भी क्या है आप लोगों का, ये जो मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ पर इसके जो है समानुपाती है। ठीक है, अक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, मतलब विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये हम लोगों को सूत्र से दिख रहा है, ये सूत्र में बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को दिख रही है। वैसे ये निरक्षीय स्थिति वाला शुरू हो गया है, पर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। ये अक्षीय स्थिति का पॉइंट्स है, ठीक है, ये अक्षीय स्थिति का पॉइंट्स है, ये अक्षीय स्थिति का पॉइंट है, अक्षीय का, तो बिल्कुल लिख लो। और क्या है इसमें, और क्या है बताने वाली बात, हाँ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिशा के बारे में बता रही थी, दिशा के बारे में बताई थी। तो मेरे को ये बताओ कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। परिमाण तो हम लोगों ने निकाल लिया, दिशा क्या होगी जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताओ। मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई इंतजार कर रही हूँ, बिल्कुल जल्दी से, क्विकली। क्या होगी भाई, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, किधर होगी। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी दिशा है वो किधर होगी,
ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है, एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ये अक्षीय स्थिति में, इसको लिख देती हूं मैं बिल्कुल साफ साफ, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब इसकी दिशा जो है वो किधर होगी, दिशा होगी ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, किधर होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। तो भाई इस पॉइंट को नोट कर लो कि अक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, तो इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऋण से धन की तरफ होगी, ऋण से धन तरफ होगी, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की तरफ होगी। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, डायरेक्ट समानुपाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने चित्र में भी देखा था, चित्र में क्या देखा था, ये वाला E1 है और ये वाला क्या है, E2 है। तो यहां पर हम लोगों को परिणामी प्राप्त हुआ था E1 माइनस E2, और ये जो परिणामी प्राप्त होगा इसकी जो फाइनल दिशा होगी, जो एक्सियल है, उसकी दिशा इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, और हम लोगों को इससे पहले हम लोगों को पता ही है कि हम लोगों को ऋण से धन की तरफ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मिली थी, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की भी दिशा किधर आ रही है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ ही आएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ ही आएगी। ये इस डेरिवेशन से जो है प्रूफ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, जल्दी से नोट्स बना लो क्विकली। हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत क्षेत्र है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से दिखा रही हूं। यहां से हम लोगों ने लिखना है स्टार्ट किया था, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये नेक्स्ट था हमारा डेरिवेशन का, डेरिवेशन में हम लोगों ने पूरा बीजगणित के रूप में इसको सॉल्व किया था, कुछ नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को फाइनली यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर हम लोगों को समझने वाली बात ये है, सिर्फ ये है ना, अगर ये समझ में आ गया तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में क्या निकाल लिया, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाल लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो भाई यहां से स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आप लोगों का जो दिया हुआ है यहाँ पर साइड में, ये निरक्षीय स्थिति के लिए है। निरक्षीय स्थिति का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जैसे कि एक्स अक्ष पर होता था तो हम लोग उसको अक्षीय स्थिति कर रहे थे, वाई अक्ष पर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष पर है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, निरक्षीय स्थिति कह रहे हैं। इस वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पर हो सकता है, आप लोगों को परीक्षा में सवाल आएंगे तो इस केंद्र बिंदु पर भी रखा हुआ आ सकता है। तो भाई वहां पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है, विद्युत विभव पढ़ोगे आगे के नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो आज जो क्लास में आप लोग कॉन्सेप्ट निकालने का तरीका जो सीखे हो, वो चीज आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। तो अब प्रश्न अलग अलग टाइप के पूछते हैं, कहीं पर केंद्र पर पूछ देता है, तो कहीं पर इस अक्ष के किसी भी बिंदु पर पूछ देता है। ठीक है, तो चलो यहां पर मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि यहां पे बिल्कुल ये वाई अक्ष पर ये केंद्र है O। ठीक है, केंद्र है O, ये जो है हमारा क्या है, वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष पर हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर M बिंदु लिया। क्या लिया, M बिंदु लिया। ठीक है, M बिंदु लिया। अब होगा क्या, इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है, इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है, इसको 1 बाई 1 करके देखते हैं। इस धनात्मक आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, ऋणात्मक आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले इस धनात्मक आवेश के कारण मैं देखूंगी, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस तरीके से होगी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर क्यों है दिशा यहाँ पर, क्योंकि धनात्मक आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, बाहर की तरफ निकलती है। तो इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो यहाँ पर हम लोग लिए हैं, यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं, इसको हम लोगों ने लिखा है क्या, E प्लस, है ना, E प्लस। इसको हम लोग E प्लस मतलब धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग E1 मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, ऋणात्मक आवेश के कारण। ये ऋणात्मक आवेश है हमारा। ठीक है, अब ऋणात्मक आवेश और इस M बिंदु पर जो बिंदु आवेश है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, है ना, ऋणात्मक आवेश में क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। तो अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यहाँ पर क्या आ रही है, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है E माइनस। इसको हम लोग E2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, E2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, देखो यहाँ पर बना के समझाती हूँ। ये M बिंदु है, यहाँ पर हम लोगों को E1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, E2 प्राप्त हुआ। अब आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों ही ना तो X अक्ष में है ना तो Y अक्ष में है। और इस तरीके से कोई भौतिक राशि अगर ना तो X अक्ष में हो ना तो Y अक्ष में हो, तो
उनको हम लोग सदिश घटक में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? सदिश घटक में डिवाइड करते हैं। अब घटक में डिवाइड करने के लिए हम लोगों को कोण चाहिए होगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हम लोग क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। अगर ये दोनों कोण हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वाला ये जो कोण है ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल यहाँ पर बना देती हूँ। यहाँ पर ये दोनों कोण जो है वो क्या हो जाएंगे? थीटा कोण हो जाएंगे, थीटा कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इनको घटकों में डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर E1 के लिए 2 घटक में बनाऊंगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 घटक और ये हो जाएगा 2, और जहां पर थीटा होता है वो वाले अक्ष का घटक कॉस के फॉर्म में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? E1 कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये वाला जो E2 का घटक है, E2 का घटक, यहां पर E2 का घटक भी हम लोगों को मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? E2 कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। अब आप लोग देख सकते हो कि दोनों आवेश के परिमाण जो हैं वो क्यों हैं? तो समान परिमाण के अगर आवेश है, भले ही वो विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश होने की वजह से इनकी दिशा अलग अलग हुई, परंतु E1 और E2 का परिमाण तो वही होगा, ठीक है, परिमाण तो वही होगा, परिमाण वही होगा। मतलब क्या होगा कि ये जो है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये क्या होंगे? विपरीत दिशा में होने के कारण, ठीक है, समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर? ये जो हमारा E1 कॉस थीटा और जो हमारा E2 कॉस थीटा है, यही हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो इस निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं इस तरीके से E, कैपिटल E और स्मॉल ई से प्रदर्शित करूंगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो स्मॉल ई मतलब कि ये क्या है? हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, इस E1 और E2 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र है। अब जाहिर सी बात है दोनों जो है इस दिशा में है, तो हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है इधर, इसकी दिशा किधर प्राप्त होगी? इस तरीके से लेफ्ट साइड में प्राप्त होगी, लेफ्ट साइड में प्राप्त होगी, ठीक है। अब यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या क्या जुड़ेगा? यहां पर E1 कॉस थीटा प्लस E2 साइन थीटा, ये दोनों हमारा परिमाण जो है वो जुड़ जाएगा, ये दोनों परिमाण हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए, तो कॉस थीटा वाला जो हिस्सा है वो हमारा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग E1 और E2 का मान निकालेंगे। तो E1 और E2 का मान निकालने के लिए हम लोगों को दूरी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? E1 और E2 का मान निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर इसकी दूरी चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा? हम लोगों को इसके लिए दूरी चाहिए होगी। चलो, तो सबसे पहले ज्यामिति, थोड़ा सा ज्यामिति देख लो। यहाँ पर चित्र में देख सकते हो आप लोग ज्यामिति, ठीक है। यहाँ पर दूरी कैसे मिलेगी, है ना? यहाँ पर दूरी कैसे मिलेगी? ये सबसे पहले तो ये जो केंद्र बिंदु से इस M बिंदु तक की जो दूरी लेते हैं, ये R लेते हैं। मतलब कि जो भी बिंदु आवेश, मतलब कि केंद्र से जो दूरी होती है, जिसका भी हम लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, उसको हम लोग हमेशा R ही लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी दूरी R है तो ये वाली दूरी तो हमको पता है, ये A है और ये A है, ठीक है। ये केंद्र से ये वाला हिस्सा A है और ये वाला हिस्सा भी क्या है? हमारे पास A है, ठीक है। तो ये A और R, ये हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोगों को ये वाली दूरी चाहिए। क्या चाहिए? ये वाली दूरी और ये वाली दूरी चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पर जो है अलग से बना दे रही हूँ। ये केंद्र बिंदु है O, ठीक है, और ये है, और ये M बिंदु है। इसको हम लोग मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ये दूरी हम लोगों को पता है, ये भी पता है हम लोगों को दूरी। अब हम लोगों को चाहिए क्या? चाहिए क्या? ये वाली दूरियां चाहिए। ये क्या है? ये वाली दूरियां। तो ये वाली दूरियां कैसे निकलेगी? अगर हम लोग एक त्रिभुज लेंगे AMO, है ना, और इस पर अगर हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या हम लोगों को दूरी निकल जाएगी? निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? चलो निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बिंदु मैंने लिया, ये वाला बिंदु A, ये वाला बिंदु मैंने लिया B, और ये वाला बिंदु हमारा क्या है? M, ठीक। तो यहाँ पर अलग से मैंने त्रिभुज ले लिया AMO, ठीक है। त्रिभुज को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ये O बिंदु है, ये A है, ये M है, ये वाली दूरी A है, ये वाली दूरी R है। तो हम लोगों को कर्ण अगर हम लोगों को यहाँ पर निकालना है, तो कर्ण जो है वो हमारा क्या है? AM है। यहाँ से हम लोगों की जो AM की जो दूरी है वो निकल जाएगी वर्गमूल R का वर्ग प्लस A का वर्ग निकलेगी। समझ में आ गया सभी को? सभी को क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
वर्गमूल r का वर्ग प्लस a का वर्ग, ये वाली भी दूरी क्या हो जाएगी, वर्गमूल r का वर्ग प्लस a का वर्ग। अब यही दूरी हम लोग क्या करेंगे, इनके सूत्र में लिखेंगे। तो यहां से हम लोगों को E1 और E2 क्या मिल जाएगा, E1 और E2 जल्दी से लिख डालो, क्या लिख जाए मिलेगा, परिमाण तो वही होगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पर जो दूरी है वो हो जाएगी 1 बटे वर्गमूल r का वर्ग प्लस a का वर्ग, और इसका भी पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो वर्गमूल और वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r का वर्ग प्लस a का वर्ग। सही है कि नहीं, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर E2 के लिए हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का वर्ग प्लस a का वर्ग, ठीक है। सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस बार निरक्षीय स्थिति के लिए दोनों के परिमाण बिल्कुल मतलब एकदम सेम आ रहे हैं। वहां पर पिछली बार क्या हुआ था, एक में r माइनस a था, एक में r प्लस a, तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया था। यहाँ पर तो और इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये जो परिणामी वाला सूत्र है इसमें रखना है मान को और कैलकुलेशन करना है। तो रख लो मान, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, चलो चलो मान रखो फटाफट से क्विकली मान रखो भाई रखो, मान रखो। बिल्कुल आपको ट्राई करना है, इंगेज रहना है, मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व होना है क्लास में, ठीक है। चलो मान रखो फटाफट से, रख लिए, ट्राई कर रहे हो हाँ कि ना, यस या नो, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। चलो क्लास का टाइम भी हो रहा है, क्विकली हम लोगों को करना है, फटाफट से करना है, एकदम फास्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 के जगह में हम लोग रखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर E1 बराबर E2 बराबर E ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के ही परिमाण समान है। तो यहाँ पे जो हमारा EA है, EA बराबर जैसे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आया था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 2E cos थीटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 2E cos थीटा हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पर जब परिमाण रखूंगी तो ये हो जाएगा 2Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा r का वर्ग प्लस a का वर्ग, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब हमारा जो मेन टास्क होगा वो इस cos थीटा को फाइंड आउट करना होगा। जल्दी से फाइंड आउट करो। यहाँ पर cos थीटा कैसे निकालोगे, cos थीटा, ये जो पहला वाला डायग्राम है ये देख लो, यहाँ पर cos थीटा कैसे निकलेगा, तो ये वाला त्रिभुज का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो ये त्रिभुज का इस्तेमाल किए थे ना, इस त्रिभुज में ही हम लोगों को और क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या दिया हुआ है, आधार है हमारा a, और कर्ण क्या है हमारा, अभी अभी हम लोगों ने निकाला वर्गमूल a का वर्ग प्लस r का वर्ग, यही निकाला ना हम लोगों ने, या फिर r का वर्ग प्लस a का वर्ग वर्गमूल, ये निकाला ना हमने। तो ये हो जाएगा। तो cos थीटा का मान हम लोग यहां पर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहां नीचे लिख देती हूं, EA बराबर 2Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का वर्ग प्लस a का वर्ग, और यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बटे वर्गमूल r का वर्ग प्लस a का वर्ग, ठीक है। अब ये वर्गमूल और ये इसकी घात में 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस आधा बराबर 3/2, कैसे, अब इसका घात 1 है, अब इसकी घात r का वर्ग प्लस a का वर्ग, अगर इसका वर्गमूल है तो इसकी घात में क्या कर सकती हूँ, 1/2 कर सकती हूँ 1/2 कर सकती हूँ। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनकी घात अगर जुड़ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर EA जो है आएगा, क्या आएगा, यहां पर लिख रही हूं मैं 2QA, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r का वर्ग प्लस a का वर्ग, और पूरे की घात 3/2। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये द्विध्रुव आघूर्ण का है, हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का है। तो यहां से अगर हम लोग मान रखेंगे तो ये EA बराबर हो जाएगा क्या, P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और r का वर्ग प्लस a का वर्ग, और पूरे की घात 3/2। अब यहां पर भी सेम वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम, कि यहां पर जो r दूरी है वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है a दूरी से, क्योंकि a जो है वो न्यूनतम दूरी है, बहुत ज्यादा न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, a का वर्ग नेग्लेक्ट करेंगे, लिख लो जल्दी से लिख लो, नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से a का वर्ग को,
ठीक है। देखो डेरिवेशन है, मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो, पर कोई मतलब आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बीज गणित गणित पढ़ने में तो मजा आता है, तो फिर डेरिवेशन में क्यों नहीं, है ना। सिंपल त्रिकोणमिति तो लग रही है कि नहीं। तो जल्दी से यहाँ पर लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। क्या आ जाएगा यहाँ पर निरक्षीय स्थिति के लिए जो फॉर्मूला है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r का वर्ग और पूरे का, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, हाँ ये r की घात 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, r की घात 3, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि निरक्षीय स्थिति के लिए भी जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, समानुपाती है। समानुपाती तो है, परंतु इसकी दिशा क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, दिशा में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। चलो जब तक कि आप लोग दिशा सोच रहे हो, मैं ये बता देती हूँ कि इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या होगी, 1/r³ के समानुपाती होगी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी। यहां पर दिशा जो है क्या होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। डायग्राम में देखो हम लोगों को परिणामी किधर मिल रहा था, ये था ना डायग्राम हमारा, कहां पर, हाँ ये वाला ड्रॉ किए थे, यहां समझे थे हम लोग। देख रहे हो कि परिणामी किधर मिल रहा है हमारा, जो ये यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उसकी दिशा ऋण से धन की तरफ इस तरीके से होगी, ठीक है। परंतु यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस निरक्षीय स्थिति के लिए, वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, मतलब कि धन से ऋण की तरफ है। किधर है, धन से ऋण की तरफ है। तो बिल्कुल आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि यहां पर जो दिशा होगी वो किधर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी, और धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। इसका मतलब क्या है, P के मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। और इसी के लिए जब आप लोग कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पर आप लोगों को -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ ऐसा दिया हुआ रहता है। तो ये प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित करता है कि निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, ऐसा आप लोगों को कभी कभी ऑप्शन में आता है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल समझना है। ये फाइनल आंसर आप लोगों का आ गया, बॉक्स बना के बिल्कुल एकदम स्टार मार्क बना करके लिख लो, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, एकदम क्विकली आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एकदम क्विकली देख सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, द्विध्रुव भी हम लोगों ने पढ़ लिया, द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ लिया, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों ही स्थितियों में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक जनरल पॉइंट के केस में भी होता है, पर वो मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने 2 सीख लिया तो तीसरा भी आप लोग कर ही लोगे। तो फटाफट प्लीज उसको जो है क्लास के बाद तुरंत बुक में देख लेना, पढ़ लेना, और जरूर खुद से उसको कर लेना, ठीक है। जनरल पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस नहीं आते, बट न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों ही स्थितियों में देखा, दोनों ही स्थितियों में जो हमारे सूत्र आए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही था, अगले क्लास में जो है हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।